गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका अशोक सर टीचिंग डायरी से। अभी आपने पहले वीडियो में हमारा इतिहास और नागरिक शास्त्र कक्षा 7 का जो पहला चैप्टर दिया गया है, इस्लाम का भारत में आगमन, उसे आपने पढ़ा। उसी का दूसरा भाग है महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफ़गानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत या सुल्तनत कहा गया। तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी राज्य अफ़गानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर आक्रमण किया, पर वह भारत में राज नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफ़गानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी थी। जब महमूद गजनवी भारत में राज नहीं करना चाहता था, तो फिर वह भारत क्यों आया? यह प्रश्न उठता है ना। इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था, और इस कोशिश में उसने सन 1000 ईस्वी से सन 1025 ईस्वी तक, यानी 25 सालों तक 17 बार, कितनी बार? 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 ईस्वी को यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अगली हेडिंग, अलबरूनी की दृष्टि में भारत। अलबरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रैहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा, जो कि मध्य एशिया में हुआ। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह उसके साथ भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद, जिसको तहकीक ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जो 80 अध्यायों में विभाजित है, में 11वीं शताब्दी के भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, समाज, रीत रिवाज, तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दिए हैं, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं उन मुख्य अंशों को पढ़ रहा हूँ। विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वह उन्हें म्लेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वह एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे, जो कि आज भी माना जाता है। अपने घरों में कोई अच्छा कार्यक्रम अगर शुरुआत होता है तो क्या करते हो? सबसे पहले शगुन देखते हो ना। वो चीज़ें आज भी चल रही हैं।
ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ ग्रह नक्षत्र सही है कि नहीं है, ये काम करने से हमको लाभ होगा कि नहीं होगा। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास है। उनका मानना है कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी, तत्व, अंतरिक्ष तथा समय और इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी। मोहम्मद गोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173 से 74 के बीच में अधिकार कर लिया। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय करने के बाद गोरी ने गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गोरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण प्रारंभ किया और 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया। पंजाब जीतने के बाद उसने राज्य की सीमाएं दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, के राज्य से मिलने लगी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में थोड़ा सा दिया गया है। जिन दिनों मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय चौहान यानी चाहमान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। पृथ्वीराज चौहान एक वीर, साहसी एवं योग्य सेना नायक था। उन्होंने कई राजपूत शासकों को पराजित किया। इनमें चंदेल शासक परमार्ददेव भी था। परमार्ददेव के आल्हा उदल नाम के लोक प्रसिद्ध सेना नायकों ने भीषण युद्ध किया, पर वह युद्ध में मारे गए। भटिंडा पर मोहम्मद गोरी के अधिकार कर लेने के बाद पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई। तराइन का प्रथम युद्ध दिया गया है। क्योंकि ये चैप्टर आप लोग पहले पढ़े भी हैं, आप लोग रिवाइज कर रहे हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य पहला युद्ध तराइन, जो कि हरियाणा के करनाल जिले में है, के मैदान पर 1191 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई और वह जान बचाकर भागा। मोहम्मद गोरी 1 साल तक शांत रहा। इस दौरान उसने अपनी सेना को शक्तिशाली बनाया और फिर 1192 में उसने पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। दोनों के बीच एक बार पुनः तराइन के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। इस बार पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद को चंदावर नामक स्थान पर पराजित किया। मोहम्मद गोरी एवं उसके सेना नायकों ने ग्वालियर, पयाना, बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गोरी के मृत्यु के समय 1206 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण उत्तर भारत उसके अधीन आ चुका था। सन 1192 ईस्वी का तराइन का युद्ध, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, वो निर्णायक सिद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई। तुर्कों की जीत के कारण क्या थे, कैसे वो जीते? इतिहासकार राजपूतों की हार व तुर्कों की जीत के अलग अलग कारण बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर सहमति नहीं है। फिर भी मुख्य रूप से तुर्कों की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली
व शस्त्रों का प्रयोग करना, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का कुशल तीरंदाज होना, भारतीय समाज में व्याप्त ऊंच नीच एवं छुआछूत की भावना। कुछ भी बातें और दी गई हैं अलग से, इसको भी जानें आप लोग। अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख अरबी भाषा में लिखित चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। किस ग्रंथ में? चचनामा। सिंध विजय के बाद अरब आक्रमणकारी मीर कासिम ने भारत में प्रथम जजिया कर लगाया था। अलबरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद का अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद सचाऊ ने तथा हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। मोहम्मद गोरी का सेनानायक इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने बिहार को जीतने के पश्चात नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया। नालंदा ऐसा विश्वविद्यालय बिहार का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय, जहाँ पर विदेश के लोग भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे, उसको उसने नष्ट कर दिया था। और इस तरह से इस चैप्टर का हम लोगों ने अध्ययन किया। पुनः घर पे जा कर के जो भी अपने विद्यालय का चैनल है टीचिंग डायरी, उसे खोलोगे, ये सारे वीडियो उस पर फिर दिखाई पड़ेंगे। वीडियो को फिर आप देखोगे, सुनोगे, साथ में बुक के सारे पैराग्राफ आए हुए हैं, उसको दोबारा पढ़ना। और गांव में जिन लोगों ने टीचिंग डायरी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे भी निवेदन है और हमारे अन्य मित्रों से भी निवेदन है कि टीचिंग डायरी को सब्सक्राइब कर लें। अपने विद्यालयों में टीचिंग डायरी ओपन करके अपने बच्चों को आप जानकारी दे सकते हैं कि कैसे कंपोजिट विद्यालय रमुआपुर में पढ़ाया जा रहा है। वो चीज़ें आप ओपन करके वहाँ भी पढ़ा सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। हो गया? यस।